नेहा पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आती थी। आगे वो बीटेक करना चाहती थी, लेकिन उसके भैया भाभी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो आगे और पढ़ाई करे। इसीलिए नेहा के भाई सलील ने अपनी माँ रंजना जी को भड़काना शुरू कर दिया। माँ, नेहा को बीटेक कराने की क्या जरूरत है? जितने रुपए आप उसकी पढ़ाई लिखाई में लगाओगे उतने में तो उसकी शादी हो जाएगी। सलील बेटा, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? तू तो बहुत अच्छी तरह से जानता है कि तेरी बहन पढ़ाई में कितनी होशियार है। रंजना जी ने कहा तो सलील उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए बोला, अरे मम्मी, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। उसके बीटेक कराने से हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। बीटेक करके वो कल को अपने ससुराल चली जाएगी और जो भी कमाएगी वो अपने ससुराल में देगी, तो फिर उसके ऊपर इतना खर्चा क्यों करना? देख बेटा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी गलत बात भी मान लो। तुमको तो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब था नहीं, और जब तुम्हारी बहन पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती है तो तुम उससे भी जल रहे हो। फिर उसे समझाते हुए बोली, देख सलील बेटा, तुमने आज तक मुझसे जो भी कहा मैंने सब बातें मानी, लेकिन ये नेहा के भविष्य का सवाल है, इसीलिए हम उसकी पढ़ाई बीच में नहीं रोक सकते। तो सलील गुस्से में बोला, ठीक है, फिर मुझे क्या करना है? कल को कॉलेज में जाएगी, कुछ ऊंच नीच हो जाए तो मुझसे मत कहना। तो रंजना जी बोली, सलील, मैं नेहा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी कुछ ऐसा नहीं करेगी जिसकी वजह से हमारी बदनामी हो। इतना तो भरोसा है मुझे अपनी बेटी पर। अपनी माँ के मुंह से बहन की तारीफ सुनकर सलील गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे में चला गया। किशोर जी ने रंजना जी की सारी बातें सुन ली थी। आज उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि रंजना जी ने पहली बार अपनी बेटी नेहा का साथ दिया था, नहीं तो वो हमेशा अपने बेटे के साथ खड़ी रहती थी। शाम को नेहा कॉलेज से घर आई तो अपनी माँ रंजना जी को उदास देखकर बोली, क्या बात है माँ, भैया ने कुछ कहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं कहा बेटा, लेकिन तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनना बेटा। अभी तक जैसे तुमने बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई की है, आगे भी अच्छे से पढ़ाई करना और अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाना। मैं चाहती हूँ मेरी बेटी बहुत अच्छी नौकरी करे, तुझे कभी किसी चीज की तकलीफ ना हो, ससुराल वाले तुझे कभी भी परेशान ना करें। अरे मम्मी, क्या हो गया है आपको? इतना परेशान क्यों हो रही हैं आप? मेरी बिल्कुल भी चिंता ना करें, देखना एक दिन आपको मुझ पर बहुत गर्व होगा। कहते हुए नेहा ने अपनी माँ को गले से लगा लिया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। नेहा की बीटेक कंप्लीट होते ही उसका एक बहुत अच्छी कंपनी में सिलेक्शन हो गया। घर में खुशियों का माहौल छा गया था। सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन नेहा के भैया भाभी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें नेहा से बहुत जलन हो रही थी। गांव के सब लोग किशोर जी और रंजना जी को बधाइयां दे रहे थे। किशोर जी, आपकी बेटी ने तो वो कर दिखाया जो आपके बेटे ने नहीं किया। आपने बिल्कुल सही कहा था कि लड़के और लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता। अगर लड़कियों को पढ़ाया जाए तो वो भी अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकती हैं। उनके एक रिश्तेदार ने कहा तो किशोर जी बोले, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, आजकल लड़कियों को पढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है। ये सुनकर दूर खड़े नेहा के भैया भाभी जलकर राख हो गए। एक सप्ताह ही बीता था कि घर में एक और खुशखबरी आ गई। नेहा की भाभी माँ बनने वाली थी। सब लोग नन्हे मुन्ने के आने की खुशी मनाने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब नेहा की भाभी कविता कोई काम नहीं करती, बस पूरा टाइम बेड पर आराम करती। यहाँ तक कि रंजना जी उसका खाना भी उसके कमरे में ही पहुंचाती कि कहीं बहू को कोई तकलीफ ना हो जाए। एक दिन नेहा की भाभी कविता ने नेहा को अपने कमरे में बुलाया और बोली, नेहा, मेरी प्रेगनेंसी में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। तुम तो अपने भैया की कमाई को बहुत अच्छी तरह से जानती हो, उनके पास कोई बचत तो है नहीं। नेहा को अपनी भाभी का व्यवहार थोड़ा सा अजीब तो लगा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। तभी कविता ने फिर से कहा, नेहा, मम्मी पापा से इस बारे में कुछ भी मत कहना, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे। ठीक है भाभी, मैं कल जब ऑफिस जाऊंगी तो पैसे निकाल कर ले आऊंगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, आप बस अपना और बच्चे का ख्याल रखो। पैसे की अगर कोई समस्या हुई तो वो सब मैं देख लूंगी। कहकर नेहा अपने कमरे में चली गई। उसने अपने मम्मी पापा से इस बारे में कोई बात नहीं की और अगले दिन
1 लाख रुपए लाकर अपनी भाभी को दे दिए। रुपए देखकर कविता बहुत ही खुश हो गई। भाभी, भैया तो कल ऑफिस चले जाएंगे, अगर आप कहो तो मैं आपके साथ हॉस्पिटल चलती हूँ। ये सुनकर कविता थोड़ा घबरा गई और बोली, तुम चिंता मत करो नेहा, तुम अपने ऑफिस जाओ। तुम्हारे भैया ने कहा था कि वो कैब कर देंगे और वो हॉस्पिटल आ जाएंगे। फिर तो ठीक है भाभी, अगर कोई जरूरत हो तो मुझे फोन करके बता देना, मैं आ जाऊंगी। नेहा जब कविता को रुपए दे रही थी तो बाहर से रंजना जी ने देख लिया था। नेहा जैसे ही अपने कमरे में गई तो रंजना जी भी उसके पीछे पीछे कमरे में चली गई। तो नेहा ने हैरानी से अपनी माँ की ओर देखा। क्या हुआ माँ, तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो? बेटा मुझे सच सच बताओ, तुमने अपनी भाभी को वो 1 लाख रुपए क्यों दिए हैं? तुमने इतनी बड़ी रकम निकाल कर अपनी भाभी को दे दी और हमसे एक बार भी पूछने की जरूरत नहीं समझी? अरे माँ, भाभी को जरूरत थी इसलिए मैंने उनको रुपए दे दिए, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, इसीलिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। नेहा बेटा, लगता है तुम अपनी भाभी को अभी तक पहचान नहीं पाई हो, रंजना जी ने कहा। तो नेहा ने उन्हें अपने पास बिठाते हुए बोली, अरे माँ परेशान मत होइए, कोई बात नहीं, पैसे तो फिर से आ जाएंगे। अगर मैं रुपए नहीं देती और भाभी के बच्चे को कुछ हो जाता तो शायद मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर पाती। चल ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, हम उसे पैसे देने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगली बार अगर बहू तुमसे पैसे मांगे तो हमें जरूर बताना। ठीक है मम्मी, आगे से आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। चलो अब जल्दी से खाना लगा दो, बहुत तेज भूख लगी है। तो रंजना जी बाहर आकर सबके लिए खाना लगाने लगी। कुछ समय बाद कविता की सहेलियां उससे मिलने घर पर आईं। तो रंजना जी ने उन सबको चाय नाश्ता देने के लिए उनके कमरे में जा ही रही थी कि उनकी आवाज सुनकर वहीं ठिठक गईं। कविता की एक सहेली कह रही थी, यार कविता, तू तो घर बैठी ही पूरी सैलरी पा लेती है, अपनी ननद की सारी कमाई तू अपने ऐशो आराम में उड़ा देती है, और वो पागल इतनी बड़ी पोस्ट पर काम कर रही है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आता कि तुम उसे बेवकूफ बना रही हो। तभी दूसरी सहेली बोली, ऐसे भोले भाले लोगों की वजह से ही तो हमारी जिंदगी ऐशो आराम में है। अगर ऐसे सीधे साधे लोग दुनिया में न होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। ये कहकर सारी सहेलियां ठहाके लगाकर हंसने लगीं। अच्छा कविता, ये बता, तुम्हारी ननद की शादी कब हो रही है? तुम्हारा एटीएम कब इस घर को छोड़कर जा रहा है? दूसरी सहेली ने कहा तो कविता बोली, तू चिंता मत कर, मैं अपना एटीएम इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। मैं नेहा की शादी कभी नहीं होने दूंगी। जहां भी उसकी शादी तय होगी मैं उन लोगों से इतना भला बुरा कह दूंगी कि वो खुद ही इसके लिए मना कर देंगे। आज रंजना जी को समझ में आ रहा था कि सलील नेहा की शादी करने के लिए क्यों मना कर रहा था। वो लोग तो चाहते ही नहीं कि नेहा की शादी हो, वो तो बस अपनी बहन की कमाई पर जिंदगी भर ऐश करना चाहते हैं। रंजना जी दबे पांव वापस अपने कमरे में आ गईं और आकर अपनी बेटी नेहा को सारी सच्चाई बता दी। नेहा को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके भैया भाभी उसके बारे में ऐसा सोचते हैं। उसने कहा, मम्मी आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, भैया भाभी को सबक मैं सिखाऊंगी। समय बीता तो किशोर जी ने अच्छा सा घर देखकर अपनी बेटी नेहा का रिश्ता तय कर दिया और 1 महीने के बाद ही शादी पक्की हो गई। ये देखकर उनके बेटे बहू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि नेहा की शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। नेहा ने अपनी माँ के साथ मिलकर शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। इधर उसके भाई भाभी ने उसका रिश्ता तोड़ने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अभी लगभग 1 हफ्ता ही बीता था कि कविता ने कहा, नेहा मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है। तो नेहा ने कहा, भाभी मैंने अपनी सारी पेमेंट मम्मी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है, इसलिए अगर आपको ज्यादा जरूरत है तो मम्मी से लेकर आपको दे देती हूँ। लेकिन कविता नहीं चाहती थी कि ये बात मम्मी जी के कानों में पड़े, इसलिए उसने कहा, नहीं रहने दो, मैं सलील से कहकर इंतजाम करवा लूंगी। कहकर वो वहां से चली गई। आज कविता को यकीन ही नहीं हो रहा था कि नेहा ने उसको पैसे के लिए मना कर दिया है। समय बीता तो 1 महीने बाद बड़े ही धूमधाम से किशोर जी ने अपनी बेटी नेहा की शादी कर उसे विदा कर दिया। ससुराल में नेहा की सास लक्ष्मी जी ने भी अपनी बहू का बहुत अच्छे से स्वागत किया। शादी की पूरी रस्में निभाकर नेहा 2 दिन बाद पगफेरे की रस्म के लिए अपने मायके आई। तो रंजना जी ने पूछा, बेटी वहाँ सब लोग कैसे हैं? तुझे कोई परेशानी तो नहीं है ना?
नहीं मम्मी, आप चिंता मत करो, वहां पर सभी लोग मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। तभी अंदर से नेहा की भाभी कविता बाहर निकलते हुए बोली, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अभी तुम वहां पर नई नई हो, इसीलिए सब तुम्हारा ध्यान रखते हैं। थोड़े दिनों के बाद उनका असली रंग तुम्हारे सामने आने लगेगा। भाभी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर नेहा को बुरा तो बहुत लगा, पर वो कुछ नहीं बोली और अगले दिन अपने पति नवीन के साथ वापस अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन बाद नेहा ने अपना ऑफिस ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे करके दिन गुजरने लगे और 1 महीना बीत गया। सैलरी आते ही नेहा ने 10,000 रुपए अपनी माँ के अकाउंट में भेज दिए और बाकी के बचे हुए अपनी सासू माँ के हाथ में थमा दिए। जब नेहा के ससुर ब्रजेश जी ने लक्ष्मी जी को रुपए देते हुए देखा तो वो बोल पड़े, अरे बहू, तुम्हें पैसे देने की जरूरत नहीं है। मुझे खुद ही इतने पैसे मिलते हैं कि हमारे अपने रुपए ही खर्च नहीं हो पाते। हमने तो आज तक नवीन से भी कभी पैसे नहीं लिए हैं, तो फिर तुमसे कैसे ले सकते हैं। तभी लक्ष्मी जी बोल पड़ी, अरे कैसी बातें कर रहे हो आप। बहू इतने प्यार से दे रही है तो भला हम उसे मना कैसे कर सकते हैं। कहते हुए लक्ष्मी जी वो पैसे लेकर अपने कमरे में चली गईं। ये देखकर ब्रजेश जी को थोड़ा अजीब लगा कि जब बेटा इसे रुपए देता था तो ये रुपए लेने से मना कर देती थी, तो फिर आज इसने बहू से पैसे क्यों लिए हैं। पता नहीं इसके दिमाग में भी क्या चल रहा है। सोचते हुए ब्रजेश जी अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी ने बहू से पूछा, बहू तुम्हें कितनी सैलरी मिलती है। तो नेहा ने कहा कि मम्मी जी 60,000 रुपए मिलते हैं। अच्छा बहू, उनमें से 40,000 तो तुमने मुझे दे दिए, बाकी के तो तुम्हारे अकाउंट में ही पड़े होंगे ना। तो नेहा ने कहा, नहीं मम्मी जी, उसमें से 10,000 रुपए मैंने अपनी मम्मी के अकाउंट में भेज दिए हैं। बहू, तुमने अपनी मम्मी के अकाउंट में पैसे क्यों भेजे हैं। अब तुम्हारी शादी हो गई है, इसलिए उनको रुपए भेजने की कोई जरूरत नहीं है। लक्ष्मी जी नाराजगी से बोली, नहीं मम्मी जी, जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी तभी मैंने सोच लिया था कि जब कभी मेरी नौकरी लगेगी तो मैं अपनी सैलरी से 10,000 रुपए अपने माँ बाप के अकाउंट में जरूर डालूंगी, ताकि बुढ़ापे में उन्हें कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि भैया भाभी का तो कोई भरोसा नहीं है, वो उनका साथ देंगे या नहीं। अगर मम्मी पापा को कभी कोई समस्या हो जाए तो किसी के सामने उन्हें हाथ न फैलाना पड़े। इसीलिए मैं 10,000 रुपए हमेशा उनके अकाउंट में डालती रहूंगी, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर ब्रजेश जी बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे कि उन्हें नेहा जैसी बहू मिली, लेकिन अपनी पत्नी की बातें सुनकर उनको बहुत ही गुस्सा आ रहा था। लक्ष्मी जी बोले, बहू अब से तुम मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए भेज दिया करना। ठीक है मम्मी जी, कहकर नेहा अपने कमरे में चली गई। लेकिन ब्रजेश जी लक्ष्मी जी पर बरस पड़े। लक्ष्मी, ये सब क्या है। तुम्हें बहू की सैलरी से क्या लेना देना। मैं जितना कमाता हूँ वो तुम्हारे लिए कम पड़ने लगे हैं क्या। अगर कम पड़ रहे हैं तो मुझे बता दो। मैं रिटायर हो गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता। ब्रजेश जी को गुस्से में देखकर लक्ष्मी जी कुछ नहीं बोली और पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गईं। समय अपनी गति से चलता रहा। अब नेहा की शादी को पूरे 3 साल बीत गए थे, लेकिन अभी तक वो मां नहीं बन पाई थी, जिसके चलते लक्ष्मी जी उसे हमेशा बांझ कहकर बुलाने लगी। नवीन का व्यवहार भी 2 साल तक तो अच्छा रहा, लेकिन अब बच्चे के चलते वो भी नेहा से दूर रहने लगा। उसने अब घर पर आना कम कर दिया था और मुंबई में ही रूम लेकर रहने लगा। अगर घर पर आता भी तो ज्यादा से ज्यादा समय अपनी माँ के साथ ही बिताता। नेहा ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि मेरे में कोई कमी नहीं है, एक बार तुम खुद डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते, लेकिन नवीन ने उसकी कोई बात नहीं सुनी। इसी तरह 1 और साल बीत गया। इस 1 साल में नवीन सिर्फ 1 बार घर आया था, वो भी 1 दिन के लिए। लेकिन लक्ष्मी जी कोई ना कोई बहाना बनाकर 1-2 महीने में ये बताकर 1-2 हफ्ते के लिए कहीं बाहर चली जाती कि वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही हैं। इस बार 1 महीने के लिए वो घर से बाहर जा रही थी। नेहा ने पूछा तो लक्ष्मी जी बोली, नवीन की तबीयत खराब है, इसीलिए मुझे उसके पास जाना है। लेकिन मम्मी जी, मेरी तो कल ही नवीन जी से बात हुई थी, उन्होंने मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। आप ऐसा कीजिए मम्मी जी, आप घर पर रुक जाइए, मैं ऑफिस से 1 महीने की छुट्टी ले लेती हूँ और मैं नवीन के पास चली जाती हूँ। नेहा ने कहा तो लक्ष्मी जी गुस्से से बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मैं उसकी माँ हूँ, उसके पास क्यों नहीं जा सकती। और फिर तुम्हें छुट्टी लेने की क्या जरूरत है, तुम अपना काम करो, मैं चली जाऊंगी। इतना कहकर लक्ष्मी जी मुंबई के लिए निकल गईं, तो नेहा समझ गई कि जरूर कोई ना कोई बात है जो ये लोग मुझसे छिपा रहे हैं। उसने 1 हफ्ते की छुट्टी ली और अपने ससुर से कह दिया कि वो अपने मम्मी पापा के पास जा रही है, लेकिन वो
वहां न जाकर मुंबई के लिए निकल गई और मुंबई पहुंचकर एक होटल में ठहर गई, क्योंकि उसने सोच लिया था कि अब वो सच्चाई का पता लगाकर ही रहेगी कि आखिर पिछले 2 सालों से चल क्या रहा है। नवीन का ऑफिस शाम 6 बजे बंद होता था और नेहा उसके ऑफिस के बाहर 5:30 बजे ही पहुंच गई थी। ठीक 6 बजे नवीन अपने ऑफिस से बाहर निकला और नेहा ने उसका पीछा किया। नवीन जहां पहले किराए पर रहता था वहां नहीं गया, बल्कि वो तो किसी और मकान में गया। ये देखकर नेहा हैरान रह गई। उसने घर की नेम प्लेट पर देखा तो वहां पर रीमा चौधरी नाम लिखा हुआ था। नेहा कुछ सोच पाती उससे पहले उसने देखा कि उसके बगल वाले घर से एक अम्मा जी निकल रही थी। नेहा उनके पास गई और बोली, आंटी जी, ये रीमा चौधरी कौन है? उनके बारे में आपको कुछ पता है क्या? तो अम्मा जी ने कहा, हाँ बेटा, रीमा नवीन की पत्नी है और अभी उसकी प्रेगनेंसी को 9वां महीना चल रहा है, इसलिए उसकी सास आई हुई है। ये सुनते ही नेहा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पीठ पीछे ये सब हो रहा है। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। फिर अम्मा जी ने कहा, बेटा, ये जो रीमा है ना, इसके लक्षण मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। जब नवीन ऑफिस के लिए निकल जाता है तो फिर इसके घर में रोज एक लड़का आता है। वो अपने पति को ही धोखा दे रही है बेटा। अम्मा की बात सुनकर नेहा सोचने लगी, धोखा तो उसे मिलेगा ही, उसने भी तो अपनी पत्नी को धोखा दिया है। नेहा वापस अपने ससुराल आ गई तो ब्रजेश जी ने कहा, बेटा, तुम तो 1 हफ्ते के लिए गई थी ना, फिर इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? तो नेहा फूट फूट कर रोने लगी। ये देख ब्रजेश जी घबरा गए। क्या हुआ बेटा, वहां सब ठीक तो है ना? हाँ पापा जी, वहां तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। इस घर में अब मेरा कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ और यहाँ लौटकर कभी नहीं आऊंगी। तो ब्रजेश जी ने कहा, बेटा, ऐसा क्यों कह रही हो? आखिर हुआ क्या है? तो नेहा ने ब्रजेश जी को सारी सच्चाई बता दी। अब उसने सोच लिया था कि वो नवीन को तलाक देकर ही रहेगी। उसने तलाक के पेपर तैयार करवा लिए। लगभग 2 महीने बाद जब लक्ष्मी जी घर वापस आई तो नेहा ने कहा, मम्मी जी, मुझे सच्चाई का पता चल गया है। नवीन ने दूसरी शादी कर रखी है और वो लड़की माँ बन चुकी है, इसीलिए आप उसके पास गई थी। जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आप लोग मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। इतना सुनते ही लक्ष्मी जी के चेहरे से पसीना टपकने लगा, क्योंकि अब उनकी और नवीन की पोल एकदम से खुल चुकी थी। नेहा ने तलाक के पेपर सीधे नवीन के एड्रेस पर भिजवा दिए, जिसे देखकर नवीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने तो सोचा था कि जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन अब सच्चाई पता चल गई तो उसने तलाक के पेपर पर भी साइन कर दिए और इस तरह से दोनों का तलाक हो गया। नेहा अपने मायके आ गई। नेहा को अचानक सामान के साथ आया देखकर रंजना जी हैरान थीं। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है माँ, कहकर नेहा रंजना जी के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी और सारी सच्चाई बता दी, जिसे सुनकर उसके माता पिता भी अंदर तक टूट गए। पर होने को कौन टाल सकता है। धीरे धीरे करके 1 साल गुजर गया। अब नेहा ने भी अपने घर वालों की जिद पर अपनी कंपनी में काम करने वाले अनुज के साथ शादी कर ली। अनुज ने पहले से ही एक वृद्धाश्रम खोल रखा था। अब नेहा भी अपनी आधी तनख्वाह उसी वृद्धाश्रम में दान करने लगी। नेहा की दूसरी शादी को 6 महीने ही गुजरे थे कि तभी एक दिन उसे पता लगा कि वो माँ बनने वाली है। ये देखकर आज उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था। वो मन ही मन सोच रही थी कि जिस कमी की वजह से नवीन ने उसे छोड़ दिया था, वो कमी तो उसके अंदर थी ही नहीं। खैर, अब उस बात को सोचकर क्या फायदा। कुछ समय के बाद नेहा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम वंश रखा। अब नेहा के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। खुशियों भरे दिन पंख लगाकर उड़ने लगे। लेकिन तभी एक दिन नेहा की सहेली ज्योति ने उसे बताया कि आज उसने उसकी सास लक्ष्मी जी को सड़क पर भीख मांगते हुए देखा था। वो उन्हें पहचान गई, इसलिए उसे उन्हीं के वृद्धाश्रम में छोड़कर आ गई है। ये सुनकर नेहा हैरान हो गई। उसने कहा, तुमने किसी और को देख लिया होगा, वो भला यहाँ सड़क पर भीख क्यों मांगेंगी? नहीं नेहा, तुम चाहे अपने वृद्धाश्रम में जाकर देख लेना।
वो तुम्हारी सास लक्ष्मी जी ही थी। नेहा ने उस समय ज्योति से कुछ नहीं कहा और घर वापस आ गई। नेहा को अब सब कुछ जानने की उत्सुकता हो रही थी कि आखिर 3 सालों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से सासू माँ की ऐसी हालत हो गई। अगले दिन नेहा ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और वृद्धाश्रम पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो सामने लक्ष्मी जी को देखकर हैरान रह गई। लक्ष्मी जी सामने नेहा को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। प्लीज नेहा, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और जिसकी सजा आज मैं भुगत रही हूँ। लक्ष्मी जी रोई जा रही थी। नेहा ने उन्हें उठाया, कुर्सी पर बिठाकर उन्हें पानी पिलाया और फिर बोली, अच्छा तो लक्ष्मी जी बताइए आपके साथ क्या हुआ जिसकी वजह से आप यहाँ पर पहुंच गईं? लक्ष्मी जी ने जब नेहा के मुंह से अपने लिए मम्मी जी न सुनकर लक्ष्मी जी सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, बेटा तुम यहाँ मुझे मम्मी कहकर बुला सकती हो। तो नेहा बोली, नहीं लक्ष्मी जी, वो अधिकार तो आपने कब का खो दिया है। अब आप मेरे लिए सिर्फ एक साधारण सी महिला हैं, इसीलिए मैं आपको मम्मी जी कहकर नहीं बुला सकती। और हाँ, आपके साथ क्या हुआ है अगर आप चाहें तो बता सकती हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। लक्ष्मी जी तो खुद अपना दिल हल्का करना चाहती थी। उन्होंने कहा, नेहा जब तुम उस घर को छोड़कर चली गई तो तुम्हारे पापा जी की तबीयत खराब रहने लगी। तुम तो जानती ही हो ना कि तुम्हारे पापा जी तुमसे कितना प्यार करते थे। तुम्हारे घर से चले जाने की वजह से उन्हें बहुत ही गहरा सदमा लगा। वो बात बात पर मुझ पर गुस्सा करने लगे थे। उनका मानना था कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। और एक दिन अचानक उनके सीने में दर्द होने लगा। जब मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गई तो पता चला कि उन्हें हार्ट अटैक आया था और अब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। मैंने ये बात बताने के लिए नवीन को फोन किया तो फोन नवीन ने नहीं बल्कि उसकी पत्नी रीमा ने उठाया। तो मैंने उसे बताया कि तुम्हारे पिताजी को हार्ट अटैक आया है। आगे मैं कुछ कहती उससे पहले ही उसने फोन काट दिया। उसने मेरी पूरी बात भी नहीं सुनी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा था कि रीमा ऐसा कर सकती है। मैंने सोचा शायद नेटवर्क की वजह से हुआ होगा, इसीलिए मैंने दोबारा फोन लगाया, लेकिन दोबारा उसने फोन ही नहीं उठाया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तुम्हारे पापा की डेड बॉडी हॉस्पिटल में रखी थी। फिर दोपहर में मैंने नवीन को फोन किया तो इस बार नवीन ने ही फोन उठाया। मैंने उसे बताया कि उसके पिताजी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। उसने कहा, माँ मैं अभी हॉस्पिटल के लिए निकलता हूँ। मैं वहीं हॉस्पिटल में बैठी रोती रही और लगभग 2 घंटे के बाद नवीन हॉस्पिटल आ गया। वहां से तुम्हारे पापा जी की डेड बॉडी लेकर हम लोग घर आ गए। नवीन ने रीमा को फोन करके बता दिया था कि उसके पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन फिर भी रीमा उनके अंतिम दर्शन के लिए नहीं आई। लगभग 1 हफ्ते के बाद रीमा अपने बच्चे के साथ घर आई तो नवीन ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, अब तुम यहाँ क्या करने आई हो, जाओ वहीं रहो। तो रीमा ने नाटक करते हुए कहा कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और वो अपनी तबीयत के बारे में बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए नहीं आई। तो नवीन ने भी उसकी बात मान ली और उसे माफ कर दिया। 1-2 दिन बाद रीमा ने नवीन से कहा, नवीन मम्मी जी अकेली यहाँ पर क्या करेंगी, हम एक काम करते हैं, इस घर को बेच देते हैं और मम्मी जी को अपने साथ लेकर मुंबई चलते हैं। ये सुनकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा था कि रीमा बहू मुझे अपने साथ रखना चाहती है। नवीन ने उस घर को बेचने के लिए 2-4 लोगों से बात की और फाइनली 40 लाख रुपए में हमारा घर बिक गया। वो सारे रुपए रीमा के अकाउंट में गए थे। मुझे तो इस बात का एहसास भी नहीं था कि रीमा हमें इस तरह से धोखा देगी। लक्ष्मी जी, एहसास तो मुझे भी नहीं था कि आप लोग मुझे इस तरह से धोखा देंगे। नेहा ने लक्ष्मी जी की बात को बीच में ही काटते हुए कहा तो लक्ष्मी जी बोली, बेटा कहते हैं ना, एक दिन हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है और हमें भी हमारे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया था। घर बेचने के बाद मैं नवीन और रीमा के साथ मुंबई आ गई। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर रीमा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब रीमा धीरे धीरे करके सारा काम मुझसे करवाने लगी, यहाँ तक कि वो अपने बेटे की देखरेख भी खुद नहीं करती थी। धीरे धीरे करके 2 महीने गुजर गए। इन 2 महीनों में कई बार ऐसा हुआ कि नवीन के चले जाने के बाद
कोई लड़का आता जिससे रीमा बहुत हंस हंस कर बातें किया करती थी। मैंने कई बार उससे पूछा कि वो लड़का कौन है, लेकिन रीमा ने इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं बताया। एक दिन मैं घर के बाहर निकली तो मैंने देखा आसपास के लोग रीमा और उस लड़के के बारे में गलत बातें कर रहे थे। तो मैंने घर जाकर रीमा बहू से पूछा, बहू वो लड़का इस घर में आता है, क्या ये बात नवीन जानता है? मेरे इतना बोलते ही रीमा गुस्से से बोली, मम्मी जी आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखा करो। अगर ज्यादा जबान चलाने की कोशिश की तो इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। आपको पता है ना कि ये घर मेरे नाम पर है। इतना बोलकर बहू पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। अब तो उस लड़के का आए दिन आना जाना हो गया था। जब उसका मन करता वो चला आता और रीमा के साथ उसके रूम में बैठा रहता। ये देखकर तो मेरी जान ही निकल जाती थी कि किस तरह से रीमा मेरे बेटे को धोखा दे रही है, और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रीमा ने मुझे डरा धमका कर रखा था कि अगर मैंने नवीन को कुछ भी बताया तो वो अपने बेटे को जान से मार देगी, और मैं हमारे वंश को खोना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैं चुपचाप सहन करती रही। लेकिन एक दिन मैंने वो सुना जिसकी कल्पना मैंने सपने में भी नहीं सोची थी। वो लड़का और रीमा दोनों कमरे में बैठे हंस हंस के बातें कर रहे थे। मैं वहीं से गुजर रही थी कि तभी मैंने सुना नेहा उस लड़के से कह रही थी कि नवीन को इस बात का कभी पता नहीं चलेगा कि दीपक उसका नहीं बल्कि हम दोनों का बेटा है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो मैं सुन रही हूँ क्या वो सच है। उन दोनों ने तो मेरे बेटे को मारने की प्लानिंग भी कर ली थी, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी तो रीमा के पास ही थी। मैं दबे पांव वापस आ गई। अब मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बेटे नवीन को कुछ नहीं होने दूंगी। इसीलिए जब शाम को नवीन घर वापस आया तो मौका देखकर मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी कि दीपक हमारा बच्चा नहीं है। ये सुनते ही नवीन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जिस बच्चे के लिए उसने तुम्हें धोखा दिया था वो बच्चा तो उसका था ही नहीं। मैंने नवीन को ये भी बता दिया कि वो दोनों उसे मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो नवीन ने कहा, मम्मी अब मेरे अंदर बचा ही क्या है, मैं तो मर ही गया हूँ। मैंने नेहा को धोखा दिया और आज मुझे भी बदले में धोखा ही मिल गया। लेकिन इतना बड़ा धोखा होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। बोलकर वो फूट फूट कर रोने लगा। अब उसने ऑफिस जाना छोड़ दिया था, कुछ भी खाता पीता नहीं था। यहाँ तक कि जब दीपक जिसे वो अभी तक अपना बेटा मानता आया था वो भी उसके पास आता तो वो उसे भी डांट कर भगा देता और पागलों की तरह कोने में पड़ा रहता। रीमा को सब कुछ पता चल गया कि हमें उसकी सच्चाई पता चल चुकी है, इसीलिए वो हमारे साथ और भी बुरा बर्ताव करने लगी। इन्हीं सबके चलते एक दिन नवीन ने आत्महत्या कर ली। नवीन और उसके पिता दोनों मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मैं पता नहीं कैसे जिंदा थी। नवीन के मरने के बाद रीमा ने उस लड़के से शादी कर ली और वो दोनों एक साथ रहने लगे। मैंने सोचा जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो फिर मुझे इस घर में क्या लेना देना। मैं भी वहां से चली आई। मेरे परिवार का इतना बड़ा अंत होगा मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ना मैंने उस दिन बच्चे की खातिर तुझे घर से निकाला होता और ना ही आज ये सब होता। कहीं ना कहीं मैंने अपने घर की बर्बादी अपने हाथों से लिखी थी, क्योंकि उस लड़की से नवीन की शादी तो मैंने ही करवाई थी। जब मैं उसे घर से निकली थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। कोई गाली देता, कोई धक्का मारता तो कोई खाने को कुछ दे देता। इसी तरह से दिन गुजरने लगे। तभी एक दिन मुझे तुम्हारी सहेली ज्योति बिटिया मिली। मैं तो उसे नहीं जानती थी, लेकिन वो मुझे पहचान गई और वो मुझे अपने साथ इस वृद्धाश्रम में ले आई। लेकिन बेटा मैं ये नहीं जानती थी कि वृद्धाश्रम तुम्हारा है, या फिर शायद मैं इस हालत में भी नहीं थी कि कुछ भी जान पाती। बस यही थी मेरी तुम्हारे आने के बाद की कहानी, जिसमें मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। लक्ष्मी जी की बातें सुनकर वहां पर जितने लोग बैठे थे सबकी आंखें नम हो गईं। अनुज ने उठकर कहा, आंटी जी अब आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से रहो। अभी ये बातें चल ही रही थी कि तभी अंदर से एक वृद्ध महिला उसके बेटे वंश को लेकर आई। नेहा बिटिया, लगता है आपके बेटे को भूख लगी है, जरा इसे कुछ खिला पिला दो। तो नेहा ने अपने बेटे को गोद में लिया और अनुज के साथ अपने घर वापस आ गई।
तो पीछे से लक्ष्मी जी ने उस वृद्ध महिला से पूछा कि ये वंश नेहा और अनुज का ही बेटा है क्या? तो उसने बताया, हाँ, नेहा और अनुज की शादी हो चुकी है और वंश उन्हीं का बेटा है। ये सुनकर लक्ष्मी जी अपने आप को कोसने लगी कि काश उसने थोड़ा सा सब्र और कर लिया होता तो आज उसका हंसता खेलता परिवार यूं बर्बाद नहीं होता। आज लक्ष्मी जी के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचा था। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।